यूं तो प्रयागराज महाकुंभ में कई श्रद्धालु श्रद्धा के लिए यहाँ पर वास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं, समाज सेवी संगठन हैं जो यहाँ पर सिर्फ इसलिए वास कर रहे हैं ताकि श्रद्धा की वजह से जो गंगा नदी है उसको नुकसान न पहुंचे, वो मटमैली ना हो। और जब ये पूरा कुंभ जो है अपने समापन पे होगा तो उसी के साथ साथ गंगा नदी का जो स्वरूप है वो अपने आप बना रहे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वाटर वुमेन के नाम से जाने वाली शिप्रा पाठक, जिन्होंने पर्यावरण की सफाई के लिए, बचाव के लिए 11,000 किलोमीटर की पद यात्रा करी थी। अयोध्या से लेकर रामेश्वर मंदिर तक पद यात्रा करके लोगों को जागरूक किया था। अभी कुंभ में है, बात करेंगे। ये बताइए मैम कि श्रद्धा के लिए तो सब यहाँ पर आ ही रहे हैं, उसके लिए डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कुंभ के समय से हैं, लगातार आपकी जो संस्था है वो उसकी सफाई कर रही है, इसका मेन आइडिया क्या है और अभी तक आपको क्या लगता है आप कहाँ तक पहुँच पाए? नर्मदे हर कुंभ की धरा से सभी को प्रणाम भेजती हूँ और सभी दर्शकों को भी प्रणाम कहती हूँ। जब कुंभ का आया था तो ये हमारे जैसे आध्यात्मिक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, आध्यात्म को जानने का, संस्कृति को समझने का, धर्म को आत्मसात करने का। लेकिन थोड़ा सा अफसोस है कि वैदिक रीतियों से अगर हम हटा दें तो बीच का एक युग ऐसा आया जहां हम कमर्शलाइज हुए, आधुनिक हुए, सुविधा संसाधनों में डूबे और इतने डूबे कि हमने जो अपना धरातल था उसी से खिलवाड़ कर दी। तो मुझे इसका बहुत अनुमान था कि जहाँ जहाँ धर्म के नाम पर एकत्रीकरण होगा वहाँ वहाँ पाखंड भी प्रवेश करेगा और पाखंड के नाम पर प्रकृति का दोहन होगा। ये प्लान पहले ही बना लिया था। जो भी हमारी सामूहिक संस्थाएं हैं, 40 से 50 संस्थाओं के साथ पिछले एक वर्ष में हमने मीटिंग की, जूम मीटिंग की, बात की और पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ये तय किया कि थैला थाली का वितरण करेंगे, क्योंकि कुंभ का मतलब अखाड़ा, शिविर, कल्पवासी हैं, तो हर कल्पवासी तक हम पहुंचेंगे और थैले थाली देंगे, कपड़े के थैले और स्टील की थाली। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि जो भी अखाड़े और शिविर कल्पवासी के पास अगर हम थालियां पहुंचा रहे हैं स्टील की, तो वो यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, वो अपने साथ ले जाएंगे। और उन लोगों के मार्ग में लगभग हर महीने 15 दिन में भंडारे होते हैं जिसमें प्लास्टिक निकलती है, थर्माकोल निकलता है। मतलब संभवतः ऐसा होता है कि जैविकता प्राथमिक तौर पर नहीं चुनी जाती। तो जब स्टील की थालियां होंगी तो अगले 8-10 साल वो उसका प्रयोग करेंगे और एक लॉन्ग टर्म कई शिविरों, आश्रमों से भंडारे के नाम पर हम प्लास्टिक को रोक देंगे। ये बताइए कि अभी तक कितनी संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हैं जो यहाँ पर धरातल पे काम कर रही हैं, और अभी तक का डेटा की बात करें तो कितना डेटा आपके पास है जो आप लोगों को लगता है कि शायद आप लोगों ने उतनी सफाई की हो या इतना क्विंटल जो है आप लोगों ने कचरा है वो गंगा नदी साफ करने का काम किया, वो डेटा क्या? जब हमने अनुमान लगाया था तो उस समय 40 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी, जो कई परिधि लांघ चुकी है, आप भी ये जानते होंगे। और 40 लाख लोगों का अगर जीवन का अध्ययन करके हमने सारे पर्यावरणविदों ने एक अध्ययन किया तो उससे अंदाज लगाया 40,000 टन कचरा और 8,000 टन प्लास्टिक निकलेगी अगर हम इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे। मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो हम उसका निष्क्रिय कैसे करें इस पर काम करूं, जो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो एक लॉन्ग टर्म होता है कि शिविरों से कचरा निकल के कहाँ जाएगा, ये पूरी सरकारी व्यवस्था है जिसमें आप अकेले प्रवेश करके बदलाव नहीं ला सकते। दूसरा मुझे मार्ग लगा, क्यों ना हम कचरा बनने ही ना दें पर मेरा नियंत्रण था और मैंने उसी पर काम किया। संस्थाओं को जोड़ा, किसी एक का नाम या 2 का नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि 40 से अधिक संस्था थी, और बजाय संस्था कहने के अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि 18 लाख थालियाँ और 19 लाख के करीब थैले आए हैं तो ये पूरे भारत से निःशुल्क भेजे गए हैं। तो इस अभियान में पूरा भारत खड़ा हो गया। जिस घर में 60 साल का व्यक्ति है और उसे लगा वो कुंभ नहीं जा पा रहा है, उसने भी 5 थाली ये सोच कर दी कि हमारी तरफ से कुंभ में एक सहभागिता हो जाएगी, हमारी डुबकी हो जाएगी। तो वो अभी रेशो हम निकालेंगे शिवरात्रि तक कि कितना कम होगा, लेकिन तय बात है कि सारे शिविरों के बाहर हम रात्रि भ्रमण में जब जाते हैं तो डस्टबिन में कोई थर्माकोल, कोई प्लास्टिक की पत्तल
एक भी जगह मुझे अब तक 40 दिन के प्रवास में नहीं दिखी है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बताइए कि आपने कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा करी, मंदिरों का जो पैदल पद यात्रा बोलते हैं, इसके पीछे अवेयरनेस फैलाने का क्या आपका इनिशिएटिव था? यही क्यों माध्यम चुना? आपको कोई और भी चुन सकती थी? मैं एक धार्मिक स्त्री हूँ और जैसी हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसमें एक ऐसी व्यवस्था में लालन पालन पोषण हुआ जिसमें पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी, जो हमारी पीढ़ी थी, उसमें इतना बड़ा बदलाव आ गया शिक्षा नीति में, रहन सहन की नीति में, आचरण व्यवस्था में। वो बदलाव मुझे झेलना पड़ा, अतः हम गुरुकुल व्यवस्थाओं से दूर हो गए। हमको अंग्रेजी कॉन्वेंट इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते करते वैदिक पद्धति हटानी पड़ी। मुझे बहुत शास्त्रों का अनुभव नहीं है, पाठन क्रिया नहीं है मेरी, तो वो चीज़ तो छूट गई, लेकिन कहीं ना कहीं नदी से मुझे लगाव था और परवरिश एक ऐसे वातावरण में हुई जहाँ माँ धार्मिक हैं, पिता कार्मिक हैं। तो मैंने शंकराचार्य जी को सुना था। अगर आप हमारे हिंदू धर्म की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण 4 धाम हैं जिसके लिए हर हिंदू की आस्था होती है, मृत्यु के पहले वहाँ दर्शन करें। वो 4 धाम शंकराचार्य जी ने पैदल चलकर बनाए। पैदल चलना हमारे धर्म में सनातन का सबसे पहला धरातल है। तो मैंने उस धरातल को आदरणीय शंकराचार्य जी से प्रभावित होकर चुना कि अगर नदियों की व्यवस्था को ठीक करना है तो भारत के हृदय को समझना होगा, और भारत के हृदय को बदलने के लिए, वैदिक काल तक ले जाने के लिए नदियों के किनारे के लोगों की सोच को बदलना होगा। इसलिए नदियों के किनारे की ये पदयात्राएं की। गंगा नदी की सफाई की आपने बात करी, एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें अलार्म रेज किया है कि कहीं ना कहीं जो लेवल है फीकल बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं उसमें है। आपको ये देखकर कैसा लगता है, और आपके हिसाब से जो आपकी संस्था ने इनिशिएटिव लिया है, गंगा नदी को आपको लगता है कि जिस लेवल तक साफ होनी चाहिए थी वो यहाँ पर हुई है और श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, तो वो उनके लिए बेहतर है? दुर्भाग्य है कि गंगा ने अभी आशीर्वाद नहीं दिया है और मैंने माँ गंगा पर बिल्कुल भी काम अभी नहीं किया है। 7 नदियों पे काम किया है, नर्मदा, शिप्रा, सरयू, यमुना, वरुणा, सोत। इसके अलावा वैगई जो कर्नाटक में है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारा काम चल रहा है। मैंने गंगा को स्पर्श इसलिए नहीं किया, मुझे लगा कि एक ऐसी नदी है जिस पर सरकार बहुत प्रमुखता से अपना काम कर रही है, नमामि गंगे बना हुआ है। तो देखते हैं, सरकार का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी गंगा का अध्ययन नहीं किया है। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि अभी एक केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने शायद कल या परसों ही दिया है, तो एक आध्यात्मिक स्त्री के तौर पर तो मैं कहूँगी ये सनातन पर आघात करने के लिए, प्रहार करने के लिए ये खबर आई है। मैं नदियों को प्रेम करती हूँ क्योंकि मेरा धर्म कहता है नदियाँ देवी हैं, इसलिए मैं नदियों का काम कर रही हूँ। लेकिन पूरा ऐसे समय पर ये न्यूज़ आना जब सनातन का सांस्कृतिक पर्व अपने पूरे चरम पर है, उस समय पर आप उसका परीक्षण करके आप लोगों को दिखा रहे हो कि इसमें मल की संख्या या मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इसको आचमन भी नहीं किया जा सकता, तो सीधे सीधे ये सनातन धर्म पर प्रहार है। अगर उस बोर्ड को सच में वो जनता के हेल्थ से इतना कंसर्न था तो उनके पास 1 साल था। कुंभ से ठीक 1 वर्ष पहले उन्होंने ये परीक्षण क्यों नहीं किया? इस परीक्षण का सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया? आप एक पर्व आखिरी बचा है शिवरात्रि, उसके ठीक पहले श्रद्धालुओं के बीच ये खबर ला रहे हो। शायद ये सच भी हो, लेकिन ये सनातन पर आघात है, भ्रमित करना है। ये एक दिन की व्यवस्था नहीं है और नदियों का परीक्षण का समय नहीं है, नदियों के रक्षण का समय है। एक आखिरी सवाल, जो संस्था है आपकी जिन्होंने प्रण लिया है कि स्नान के बाद यहाँ पर जितना प्लास्टिक वेस्ट हो या तमाम तरीके का कचरा हो उसे आप लोग करेंगी, किस लेवल तक आप उसे अचीव करना पॉसिबल मान रही हैं? कितने दिनों तक आप इसके बाद यहाँ पर प्रवास करेंगी, और कितना आपको लगता है कि जो डेटा है आपकी संस्था के हिसाब से आप अचीव कर पाएंगे? शास्त्र सम्मत उसमें हम कल्पवास जो करते हैं उसमें आखिरी पर्व शिवरात्रि है। हम शिवरात्रि को स्नान ध्यान करके भंडारा वितरण करके यहाँ से निकलेंगे। और चूंकि 2016 से ये प्रकल्प चल रहा है और 11,000 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसमें नर्मदा, कैलाश मानसरोवर, यमुना, सोत और गोमती की पदयात्राएं सम्मिलित हैं। अयोध्या से रामेश्वरम पैदल गई थी मैं, तो ये कोई एक दिन का प्रकल्प नहीं है। अगला प्रकल्प यहाँ से तुरंत बाद, क्योंकि मानसून जून में आता है, पर हमें तैयारी 3 महीने पहले खाद, मिट्टी, पौधों की करनी होती है। अगले प्रकल्प में हमारा अयोध्या, चूंकि इस समय सबसे चरम पर है अपने धर्म की, और जब जब धर्म
ज्ञान से रहित होता है तो पाखंड होता है। अतः अयोध्या से वाराणसी के बीच हम 1000 गांव को चयनित कर चुके हैं और हर गांव में हम 100 पौधे लगाएंगे, जिसमें एक स्थान पर हर गांव में पौधा संस्कृति के चिन्हित करके लगेगा, लाइक ओम, कलश, स्वास्तिक, इनकी शेप में हम पौधा लगाएंगे जो 12-15 फीट भी ऊपर उस कटिंग में जाएगा तो हाईवे से भी वो दिखेगा और लोगों को लगेगा कि संस्कृति का चिन्ह वहाँ है, क्योंकि संस्कृति पर लौटना होगा तब प्रकृति बचेगी। वहाँ पर भी क्या पद यात्रा के जरिए ही जाएंगी लोगों को बताते हुए? अगली पद यात्रा आपकी कहाँ की मान के चलेगी? 2 पद यात्राएं प्रमुख बची हैं, पर साधनाएं गोपनीय होनी चाहिए, तो जब होंगी तो आपको पता चलेगा। और गोमती पद यात्रा, अयोध्या से रामेश्वरम पद यात्रा पर ये डाटा मैं बना चुकी हूँ। गांव चिन्हित हो चुके हैं, 10 गांव में 100-100 पौधे लग चुके हैं। और सबसे बड़ी सफलता ये है, एक भ्रम फैला हुआ है कि पौधा हमेशा मानसून में लगना चाहिए, तो बच्चे भी सिर्फ मानसून में जन्म लेने चाहिए। आपको ऑक्सीजन 12 महीने चाहिए, लेकिन आप पौधे 4 महीने लगा रहे हो और उसमें भी जागरूकता नहीं है। तो हमारी संस्था 12 महीने पौधे लगाती है। हाँ, बहुत तेज धूप में, जैसे आप सामने भी देख रहे हैं, यहाँ पौधे रखे हैं, बहुत तेज धूप में हम उनका संरक्षण उस स्तर का करते हैं कि वो मुरझाएं नहीं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो तमाम लोग जो हैं, श्रद्धालु हैं, वो अपना योगदान स्नान करके अपनी श्रद्धा जो है, आस्था धर्म में दिखा कर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो समाज के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बखूबी समझ रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि सिर्फ ये श्रद्धा का पर्व तो है ही, लेकिन किस तरीके से यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो गंगा है, नदियाँ हैं, इनको संरक्षित किया जाए, उससे एक बड़ा मैसेज जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक।